स्टेडियम और पेविलियन का नाम तो मुकेश रोजाना सुनता था, लेकिन अचानक लॉकअप के नाम से उसकी हालत बलि के बकरे के जैसी हो गई, जिसे पता है कि अगले ही पल उसकी बलि दी जाएगी और वो तड़पता हुआ इस दुनिया से विदा हो जाएगा। लेकिन मुकेश तुरंत इंस्पेक्टर शेखर की तरफ झुककर अपने दोनों हाथ जोड़ते उससे कहता है, सर प्लीज सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हर मुजरिम यही गाना गाता है, इंस्पेक्टर शेखर अपना मोबाइल फोन चेक करते हुए उससे कहता है। मुकेश काफी भावुक हो जाता है और इंस्पेक्टर शेखर के सामने रोती आवाज में मिन्नतें करने लगता है। लेकिन सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं तो बस क्रिकेट खेलता हूं, मुझे किसी और चीज से क्या लेना देना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर शेखर बेरहम जल्लाद की तरह उसकी बात को अनसुना करते हुए सब इंस्पेक्टर यादव से कहता है, ए यादव, जल्दी ले जा इसको, ये साला इमोशनल कर देगा मुझे। मुकेश पलटकर सब इंस्पेक्टर यादव की तरफ देखता है। तभी सब इंस्पेक्टर यादव मुकेश की तरफ आकर उसका हाथ पकड़ उसे कुर्सी से खींच कर ले जाने लगता है। चल, बहुत क्रिकेट खेल लिया तूने, अब अंदर ही सेंचुरी मारना। मुकेश रोते बिलखते हुए सब इंस्पेक्टर यादव और इंस्पेक्टर शेखर दोनों से बार बार कहता रहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, अगर आप कहो तो मैं रोड नंबर 12 पे जाना ही छोड़ दूंगा आज से। सब इंस्पेक्टर यादव से खींचते हुए उससे कहता है, हम तुझे छोड़ेंगे तब तो तू छोड़ेगा उधर से जाना, चल अभी तेरे लिए सारे रास्ते बंद हैं। इंस्पेक्टर शेखर सब इंस्पेक्टर यादव की इस बात से हंस पड़ता है और मुकेश बार बार अपने बेगुनाह होने की रट लगाए रखता है। लेकिन उसकी बात का किसी पर कोई असर नहीं होता और सब इंस्पेक्टर यादव उसे खींचता हुआ लॉकअप के अंदर धक्का देता है और बाहर से ताला मार देता है। लॉकअप के अंदर पहले से कुछ कैदी बैठे होते हैं जो मुकेश को डरा देखकर उसे घूरना शुरू कर देते हैं। उनकी डरावनी शक्ल देख मुकेश और भी सहम जाता है और दुबक कर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। शाम का वक्त हो जाता है और मिताली अपने कॉलेज फंक्शन के लिए आईने के सामने तैयार हो रही होती है। गीले बालों को ब्लोअर से सुखाकर उसे ब्रश से सेट करती है। इसके बाद वो अपना आईलाइनर उठाकर अपनी आंखों पर लगाने लग जाती है। तभी आईने में अचानक उसे दिन वाला साधु बाबा नजर आ जाता है और मिताली एकदम से घबरा जाती है। डर के मारे उसके हाथ से आईलाइनर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। मिताली पीछे पलटकर देखती तो वहां कोई भी नहीं था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा है और वो खुद से ही बुदबुदाते हुए कहती है, अगर वो साधु यहां नहीं है तो मुझे आईने में क्यों नजर आया? दिन में भी वो मुझे इस तरह क्यों घूर रहा था? मैं उस साधु से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हूं आखिर? मिताली को इस तरह खुद में खोई देख उसकी रूममेट उसे टोकते हुए कहती है, ओ लड़के, ये क्या बड़बड़ा रही है खुद में? उसकी रूममेट कोई और नहीं बल्कि सोनल है। सोनल वही लड़की है जिसके बर्थडे का बहाना बनाकर पूनम विशाल के साथ बाहर गए थे। सोनल की बात सुनकर मिताली उसकी ओर देखकर नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहती है, खुद की स्पीच प्रैक्टिस कर रही हूं यार, क्या पता आज कोई अवार्ड मिल जाए मुझे। सोनल ये सुनते हुए हंसने लगती है। वो मजाक में अपने दोस्त मिताली से कहती है, ऑटोग्राफ दे देना मैडम अवार्ड जीतने के बाद। मिताली भी उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहती है, दे दूंगी, तू भी क्या याद करेगी, चल अब जल्दी तैयार हो जा। मुझे कोई तैयार नहीं होना मैडम, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे कौन सा कोई देखने आने वाला है वहां। मिताली उसकी बात पर बस मुस्कुरा देती है और वापस अपना आईलाइनर उठाकर रख देती है। दरअसल मिताली साल भर पहले ही सोनल के साथ रहने के लिए आई है और सोनल ने उससे पूनम का ज्यादा जिक्र भी नहीं किया है। सोनल और मिताली दोनों तैयार होकर अपने घर से बाहर आते हैं। रात के 8 बज गए हैं और उनका घर थोड़ा शहर से बाहर की तरफ है। घर के बाहर सड़क पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, लाइट भी बिल्कुल ना के बराबर है। एक स्ट्रीट लाइट जल रहा है लेकिन उसकी रोशनी लैटर्न के बराबर ही है। बीच बीच में वो फ्लिकर भी होने लगती है। उस लाइट के इर्द गिर्द छिपकली घूम रही है और वहां उड़ते हुए कीड़ों का शिकार कर रही है। नीचे सड़क पर मिताली और सोनल दोनों कैब या ऑटो के इंतजार में हैं, लेकिन सड़क सुनसान है और तभी एक कुत्ता मिताली के सामने आकर उसे घूरने लगता है। मिताली जैसे ही उसकी आंखों में देखती, वो कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। सोनल ये देखकर थोड़ा डर जाती है। अरे यार, इस कुत्ते को क्या हो जाता तुझे देखकर? सोनल की इस बात से साफ जाहिर है कि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि बार बार होता आया है। मिताली कुत्ते को देखते हुए बस अपने हाथ से पास आने का इशारा करती है
और उस कुत्ते के भौंकने की आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही सोनल राहत की सांस लेती है। मिताली उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, देखा, जितना डरेगी ये उतना परेशान करेंगे। अरे देख लिया, लेकिन डरावनी चीज को देखकर डरूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? अरे वैसे कोई ऑटो या कैब नजर क्यों नहीं आ रहा है? सोनल उससे कहती है। अभी आ जाएगा, मिताली इत्मीनान से उसे कहती है। उसके ऐसा कहते ही उनके पीछे से कैब के हॉर्न की आवाज आती है। आवाज सुनते ही दोनों पीछे पलटकर देखते हैं कि कैब वाला उनके लिए ही वेट कर रहा है। सोनाली ये देख मिताली से काफी इम्प्रेस्ड होकर कहती है, क्या बात है यार, और कुछ अच्छा अच्छा बोला कर तो शायद वो भी सच हो जाए। मिताली उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए उससे गाड़ी में अंदर बैठने को कहती है। ड्राइवर को अपना डेस्टिनेशन बताते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके आगे चल देता है। तभी मिताली को अचानक मुकेश का ख्याल आता है और वो फोन निकालकर उसका नंबर डायल करती है। उसका फोन दूसरी तरफ स्विच ऑफ बता रहा है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली स्विच्ड ऑफ। मिताली ये सुनकर थोड़ा परेशान लगने लगती है। वहीं मुकेश अभी भी लॉकअप में दुबक कर बैठा हुआ है। बाकी कैदी मजाक उड़ाते हुए उस पर हंस रहे हैं। टेंशन मत ले पप्पू, अंदर ज्यादा गरीब और कमजोर ही नजर आएंगे तुझे। असली क्रिमिनल्स और उसके बॉस सब जेल से बाहर ही मिलेंगे। कैदी वहां जमीन पर लेटा हुआ मुकेश से कहता है। तभी सब इंस्पेक्टर यादव अंदर आता है और मुकेश से बाहर आने को कहता है। मुकेश उसे देख खड़ा हो जाता है और लॉकअप से बाहर आता है। सब इंस्पेक्टर यादव उसे एक इंटरोगेशन रूम में लेकर जाता है। इंटरोगेशन रूम के अंदर एक दो कुर्सी थी और कुछ डंडे और रस्सी पड़े हुए थे एक कोने में। अंदर का डरावना माहौल देख मुकेश कांप उठता है। तब इंस्पेक्टर शेखर अंदर आता है और कुर्सी खींच कर बैठ जाता है। वो आंख दिखाते हुए मुकेश को रौबदार आवाज में नीचे जमीन पर बैठने को कहता है। चल बैठ इधर। मुकेश डर से कांपते हुए पूछता है, क्या बात है सर, मुझे यहाँ क्यों लाया है आपने? यहाँ तुझे सवाल का जवाब देने के लिए लाया है, सवाल करने के लिए नहीं, समझा? इंस्पेक्टर शेखर गरजते हुए उससे कहता है। मुकेश फिर दबी हुई आवाज में कहता है, लेकिन सर मैंने तो सब बता दिया है। चल बैठ, नहीं तो सीधे 3rd डिग्री से चालू करूंगा अभी। इंस्पेक्टर शेखर चीखते हुए उससे कहता है। पुलिस वाले के चीख सुनते ही मुकेश कांप उठता है और बिना कोई आवाज किए चुपचाप धीरे धीरे बैठ जाता है। इंस्पेक्टर शेखर पास में रखा हुआ डंडा उठाता है और जमीन पर वार करते हुए मुकेश से कहता है, सच सच बता, कल रात रोड नंबर 12 पे क्या हुआ था? मुकेश की हिम्मत शायद अब जवाब दे रही थी और उसने सारी बात बताना जरूरी समझा और उसे कोई दूसरा रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था। सर, मैं यहां से निकलने के बाद रोड नंबर 12 से घर जा रहा था, तभी वो पुलिस वाले ने हाथ दिखाकर मुझसे मदद मांगी। मुकेश का यह बयान सुनते ही इंस्पेक्टर शेखर और सब इंस्पेक्टर यादव दोनों चौंक जाते हैं। आगे बोल, फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर शेखर गुस्से में घूरते हुए उससे कहता है, वो मेरे स्कूटर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए और जल्दी वहां से भागने के लिए कहा। मैं भी उनकी बात मानकर स्कूटर भगाने लगा। तभी अचानक तेज हवा आई और उनका सर धर से उड़ा ले गया। मुकेश का यह बयान सुनते ही इंस्पेक्टर शेखर और सब इंस्पेक्टर यादव दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें यह सब मुकेश की मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। पागल समझाया क्या मैं? हवा का झोंका तेरा मुंडी क्यों नहीं उड़ा ले गया? इंस्पेक्टर शेखर वापस सवाल करता है। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। मैंने सोचा इस बार वापस हेल्पलाइन पर कॉल करूंगा तो पक्का सारा शक मुझ पर ही जाएगा। मुकेश रोते हुए कहता है। दोनों पुलिसकर्मी उसे शक और गुस्से में देख रहे होते हैं। इंस्पेक्टर शेखर ने आखिर में एक डंडा मुकेश के पैर पर मारा और मुकेश दर्द से चीखते उनसे कहता है, सर, मैं तो किसी पुलिस वाले का नाम तक नहीं जानता हूं, फिर मैं किसी को मारने का भला सोचूंगा भी क्यों? अगर आपको लगता है रोड नंबर 12 मेरी वजह से अनसेफ है तो मुझे लॉकअप में ही रखो, फिर देखो वहां दोबारा कोई हमला होता है या नहीं किसी पर। मुकेश की यह बात सुन इंस्पेक्टर शेखर कुछ सोचते हुए कहता है, तेरी बात में पॉइंट तो है। मुकेश अब थोड़ा राहत की सांस लेता है। तभी इंस्पेक्टर शेखर सब इंस्पेक्टर यादव से कहता है, यादव,
तुम 8-10 ऑफिसर्स की टीम लेकर आज रात रोड नंबर 12 पे जाओ। वहां होने वाली हर हरकत पे नजर रखो, फिर पता चलेगा यह खिलाड़ी कितना सच्चा है। सब इंस्पेक्टर यादव रोड नंबर 12 के जिक्र से सहमा हुआ लगने लगता है और इंस्पेक्टर शेखर से पूछता है, सर आप भी चलेंगे साथ में? इंस्पेक्टर शेखर उसे बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं मैं वहां क्या करूंगा, मुझे यहां भी काम है, तुम जाओ पूरी टीम के साथ और मेरे टच में रहना। सब इंस्पेक्टर यादव न चाहते हुए भी हाँ में सर हिला देता है। उसके इस हरकत से उसके मन का डर साफ नजर आ रहा है। रात के 10 बजने वाले हैं। रोड नंबर 12 पर इक्का दुक्का गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं हर मोड़ पर 2 पुलिसकर्मी मौजूद हैं और सभी आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। वहां से गुजरने वाले भी आज इतने पुलिसकर्मी को देख आश्चर्यचकित हैं। काफी लोगों ने पुलिस वालों के निर्मम हत्या के बारे में न्यूज में सुना है और वो समझ जाते कि इतनी टाइट सिक्योरिटी की वजह क्या है। पुलिस वालों के लिए भी आज एक कठिन रात थी और अंदर अंदर हर किसी के मन में जान जाने का खतरा भी था। वहीं रोड नंबर 12 के एक मोड़ पर सब इंस्पेक्टर यादव भी तैनात था। वो थोड़ा सहमा हुआ चारों तरफ नजर घुमा रहा था कि तभी उसे वो काली बिल्ली नजर आती है। उस बिल्ली को देख उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। अपने अंदर के डर को मन में दबाए हुए वो पेट्रोलिंग वैन के अंदर जाकर बैठ जाता है और वहीं सुस्ताने लगता है। जैसे जैसे रात बीतती जाती है और भी काली और भयानक होने लगती है। तभी कहीं दूर से किसी सियार के रोने की आवाज आने लगती है। वर्दी वाले यादव के ललाट पर पसीना आने लगता है। यादव रुमाल निकाल कर अपना पसीना पोंछता है कि तभी गाड़ी की हॉर्न खुद ही जोर से बजने लगती है। अचानक हॉर्न की आवाज सुनते ही यादव सिहर जाता है। वो हॉर्न पर घबराहट से पीटना शुरू करता है। उसे लगता है कि गाड़ी की सर्विसिंग ठीक से नहीं हुई है। तभी हॉर्न बंद हो जाता है और घनघोर सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटे की आवाज यादव को और भी डरावनी लगने लगती है और इस सन्नाटे में वो सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज सुन पा रहा था। शायद खुद के सांसों की आवाज भी आज उसे डरावनी लग रही थी। तभी सन्नाटे के बीच में वॉकी से एक हल्की सी आवाज आती है। जैसे ही यादव का ध्यान वॉकी की तरफ जाता है उससे आवाज आनी बंद हो जाती है और वापस एक घनघोर सन्नाटा छा जाता है। यादव को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी गाड़ी का वाइपर जोर से चलने लगता है। उसकी आवाज सुन यादव बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिताली और सोनल साथ कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठे हैं। ऑडिटोरियम बहुत सारे स्टूडेंट्स और गेस्ट से खचाखच भरा हुआ है और तभी स्टेज से बेस्ट स्टूडेंट के विनर का नाम अनाउंस किया जाता है और इस साल बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है फाइनल ईयर की मेधावी छात्रा मिताली सिंह को। मिताली अपना आवाज सुनते ही बेहद खुश हो जाती है। पूरा हाल तालियों की आवाज से गूंजने लगता है। लेकिन मिताली अभी भी मुकेश के कॉल या मैसेज का इंतजार कर रही है। ये मुकेश कहाँ गायब हो गया है? उसने कहा था वो जरूर आएगा। मिताली सोनल से कहती है कि तभी स्टेज से आवाज आती है और इस साल अवार्ड देने के लिए आए हैं हमारे शहर के डीएसपी श्री विनोद पांडे। विनोद पांडे वही इंस्पेक्टर है जिसने 2 साल पहले विशाल को अपनी गोली का निशाना बनाया था। लेकिन तब वो इंस्पेक्टर पांडे था और अब वो डीएसपी बन चुका है। डीएसपी पांडे मुस्कुराते हुए मौजूद सभी लोगों को हाथ जोड़ते हुए संबोधित कर रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। तभी मिताली चलकर स्टेज पर पहुंचती है और डीएसपी पांडे उसे देख मुस्कुराता है। मिताली भी मुस्कुराते हुए पास आती है और डीएसपी पांडे के हाथ से ट्रॉफी लेती है। वहां मौजूद सभी फोटोग्राफर्स और गेस्ट लगातार इस लम्हे को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। वहीं इस वक्त रोड नंबर 12 पर सब इंस्पेक्टर यादव गाड़ी में पसीने से भीग चुका है। तभी पुलिस वैन के सारे कांच काले होने लगते हैं। इतने काले कि कांच बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं रहता और आर पार देखना नामुमकिन हो जाता है। सब इंस्पेक्टर यादव की आंख में अचानक आंसू आने लगता है और तभी वॉकी से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज आती है। सब इंस्पेक्टर यादव वॉकी को ऐसे देखता है जैसे वॉकी नहीं बेताल को देख रहा हो। वो तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर भागना शुरू करता है। क्या यादव रोड नंबर 12 से जिंदा लौट पाएगा?
ये बाकी सभी पुलिसकर्मी भी उसके साथ बली होंगे। क्या है उस साधु और मिताली के बीच का राज? सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रोड नंबर 12